तो कोरोना काल और आपदाओं के दंश पे किस तरह से ये चुनावी साल का बजट मरहम लगाएगा, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को क्या कुछ मिला इस बजट से, मोटा मोटी क्या मिलने वाला है उत्तराखंड को। हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ अजित राठी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा गैरसैंण से हमारे साथ रवि कैतुरा जुड़े हैं। सबसे पहले अजित का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अजित, इतनी सारी चीजें, पिछला एक साल देखा जाए तो इतिहास का ये बहुत रेगुलर साल तो था नहीं, इस हिसाब से इस बजट को कैसे देख रहे हैं? स्नेहता, देखिए जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। ये बजट पूरी तरह से चुनावी है और चुनावी बजट में आप देख सकते हैं, चूंकि जैसे एक बहुत पुराना, एक बहुप्रतीक्षित मामला था जमरानी बांध बनाने का। हल्द्वानी से अपस्ट्रीम में चल के 10 किलोमीटर ऊपर एक जमरानी बांध बनना है और ये 1975 से इसकी कवायद चली आ रही है। पहली बार इसका बजट में प्रोविजन किया गया है और जमरानी बांध के लिए 240 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। इसकी सैंक्शन भारत सरकार से हो चुकी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, देहरादून में ही सौंग नदी पर एक पेयजल योजना के लिए एक डैम बनाया जाना है, उसके 150 करोड़ रुपए उसका प्रोविजन किया गया है। अब आप अगर ऊपर से नीचे तक देखेंगे, परंपरागत कृषि विकास योजना से लेकर आरकेवीवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, हेल्थ में 3300 करोड़ रुपए हेल्थ को दिए गए हैं, हेल्थ सर्विसेज सुधारने के लिए, खासतौर पर पहाड़ में। इसके अलावा जो एक हेल्थ सिस्टम होता है जो चिकित्सकों की कमी को पूरा करता है, उसके लिए भी 250 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। अटल आयुष्मान योजना जो सरकार की अपनी योजना है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। क्योंकि एक आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की है और एक अटल आयुष्मान योजना सरकार ने अपनी हेल्थ सर्विसेज देने के लिए, अपने उत्तराखंड के प्रदेश के लोगों को हेल्थ सर्विस देने के लिए वो योजना चलाई हुई है। 150 करोड़ रुपए उसके लिए एक प्रोविजन किया गया है। आप अगर पर्यटन की हम बात करते हैं तो जैसे आप देखेंगे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और में ट्रैक, एक प्रशिक्षण संस्थान के लिए यहाँ पर 17 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी ट्रैकिंग का जो प्रशिक्षण संस्थान खुलेंगे जो पहाड़ में ट्रैकिंग करवाते हैं। पंतनगर एयरपोर्ट हो या सिविल एविएशन सेक्टर में बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर हो, बजट में प्रोविजन तो पूरा किया गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये जमीन पर क्रियाशील, आपकी बातों से जो चीजें समझ में आ रही है, एक तो हेल्थ सेक्टर पे इतना फोकस कहीं ना कहीं कोरोना की देन भी हो सकता है। दूसरी चीज, ये केंद्र की योजनाओं की रेप्लिका को केंद्र राज्य में बनाने की जरूरत क्यों महसूस होती है? केंद्र से अगर वो चल ही रही है योजना, तो उसको फिर अपने स्तर पे भी चलाने से क्या फायदा मिलता होगा लोगों को? नहीं, देखिए स्नेहलता, ऐसा होता है कि बजट एक बहुत ही मुकम्मल दस्तावेज होता है और मान लिया बहुत सारी स्कीम्स केंद्र की चलती रहती हैं जिनको हम केंद्र वित्त पोषित योजनाएं कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार को देनी होती है। कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें 90-10 का अनुपात होता है, यानी 90% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 10% राज्य सरकार खर्च करेगी। तो हर स्कीम में किसी में 30%, किसी में 40%, किसी में 10% राज्य सरकार के हिस्से में वो मैचिंग ग्रांट आती है, उसको अपने हिस्से का पैसा देना ही होता है। तो इसीलिए उसको अपने बजट में प्रोविजन करना सरकार के लिए और विधानसभा से पास कराना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ऐसी कोई योजना नहीं होती जिसमें 100% फंडिंग भारत सरकार की होती है। भारत सरकार कहती है कि हम इस योजना को तुम्हारे राज्य में आच्छादित कर रहे हैं, आपका परसेंटेज ये होगा, आपको भी इतना खर्च करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि 70 करोड़ रुपए मुजफ्फरनगर हरिद्वार रेल लाइन के लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में रखे हैं। तो ये राज्य सरकार का राज्यांश है एक तरह से, वो भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार तो तमाम काम कर ही रही है, लेकिन 70 करोड़ रुपए इनको भी देने हैं। तो केंद्रांश और राज्यांश दोनों मिलकर के एक योजनाएं बनती है और कुछ स्टेट की विशुद्ध रूप से अपनी योजनाएं होती है। थोड़ा क्लियर हो गया। चलिए अजित, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।